नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का हुआ समापन। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा, सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए पारंपरिक मछुआरों को समर्थन देने के लिए है प्रतिबद्ध। राजधानी नई दिल्ली में चल रहा है 3 दिवसीय भारत जल प्रभाव सम्मेलन। भारत के जल क्षेत्र में गतिशील चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञों, हितधारकों और सरकारी प्रतिनिधियों को एकजुट करना है आयोजन का उद्देश्य। देश भर में उत्साह के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। सरकार की इस महत्वाकांक्षी पहल के जरिए गांव देहात तक पहुंचाई जा रही है केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी गंभीर श्रेणी में बरकरार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में गुरुवार को भी AQI का स्तर रहा 400 से ऊपर। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का समापन हो गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन कल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए पारंपरिक मछुआरों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार पारंपरिक मछुआरों को अपने जहाजों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं में बदलने के लिए 60% तक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता का स्थायी तरीके से प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए मछली पकड़ने वाले जहाजों को उन्नत करने के लिए अनुसंधान और डिजाइन की आवश्यकता है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने जलीय कृषि में नवाचारों के लिए ब्लू फाइनेंस को बढ़ावा देने का आह्वान किया। और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री एक्सेल जोहानसन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मत्स्य पालन, जलीय कृषि, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री शैवाल जैसे विषयों में द्विपक्षीय सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। श्रीलंका के जेल से रिहा हुए तमिलनाडु के 15 और मछुआरे गुरुवार सुबह चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे। ये सभी मछुआरे रामेश्वरम के रहने वाले हैं। ये सभी मछुआरे मछली पकड़ने के लिए रामेश्वरम से निकले थे, लेकिन कथित रूप से श्रीलंकाई जल क्षेत्र प्रवेश करने के कारण उन्हें पकड़ लिया गया था। इससे पहले श्रीलंका ने 15 मछुआरों को रिहा किया था। और राजधानी नई दिल्ली में बुधवार को 3 दिवसीय 8वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के साथ ही क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट समिट का शुभारंभ हो गया है। इस वर्ष के द्विआयामी शिखर सम्मेलन का उद्देश्य समीक्षा और प्रशिक्षण के साथ प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और संभावित निवेशकों को एक साथ जोड़ना है। सामर्थ्य गंगा के 5 स्तंभ, अविरल गंगा, निर्मल गंगा, अर्थ गंगा, जन गंगा और ज्ञान गंगा को केंद्र में रखते हुए 8वां इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट और पहला क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट समिट का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुभारंभ किया। इस दौरान समिट को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि नमामि गंगे जैसे मिशन को और सार्थक बनाने के लिए भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तर्ज पर काम होना चाहिए। साथ ही बेहतर आर्थिक मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। So my suggestion to Mr. Tare and the team that in Ganga, by making clean Ganga, by using the religious sentiments and all other thing, how we can make a new innovative economic model by which it can be economically viable. You will get some returns from it. It can be possible. There are a lot of things where we can make it. सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पानी को बचाने के लिए हर स्तर पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में भी पानी को बचाया जा सकता है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। इस दौरान नितिन गडकरी ने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया और उसका अवलोकन किया। समिट में स्लोवेनिया के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री
भी मौजूद रहे। 22 से 24 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए NMCG के महानिदेशक ने बताया कि इस बार 2 समिट एक साथ आयोजित की जा रही हैं, जिससे हर पहलू पर मंथन किया जा सके और अभी तक हुई समिट के परिणाम काफी सकारात्मक रहे हैं। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया, बिकॉज एक तो पहले हम स्वेट ट्रीटमेंट प्लांट में ज़्यादा ध्यान देते थे, अभी इसके आगे बढ़ के नदियों से लोगों को जोड़ने की काम बहुत किया है। मैं मानता हूँ पिछले 8 साल में जितने भी कार्यक्रम नमामि गंगा ने किया है उसका फल अभी दिखना शुरू हो गया। मेन स्टेम गंगा में काफ़ी पानी भी बहुत साफ हो चुका है। गंगा में स्वच्छता के कारण ही अब इसमें डॉल्फिन की संख्या 2 गुने से अधिक हो गई है। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट वर्तमान समय को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। सम्मेलन के दौरान अलग अलग सत्रों में वैज्ञानिक, तकनीकी और नीतिगत विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 3 दिनों के दौरान इन सत्रों में नवीन तकनीकों की समीक्षा करने के साथ ही निवेशक और तकनीकी प्रदाता के हितों को समन्वित करते हुए विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जाएगी, ताकि भारत में जल प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीक आधारित जल प्रबंधन की सुदृढ़ संस्कृति विकसित की जा सके। डीडी न्यूज के लिए मुकुल शर्मा की रिपोर्ट। बीते कई महीनों से दिल्ली NCR में प्रदूषण से हालात बद से बदतर बने हुए हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बरकरार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में गुरुवार को भी वायु गुणवत्ता का स्तर 400 से ऊपर रहा। आनंद विहार में AQI 387, RK पुरम में 416, पंजाबी बाग में 423 और ITO में AQI 344 रहा। राजधानी की सबसे प्रदूषित जगहों में नेहरू नगर का AQI 433 और बवाना का 440 रहा। और बुलेटिन में अब बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश के हाथरस और बिजनौर में भी यात्रा के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पूरे देश में चलाए जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा हाथरस पहुंची। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जनपद के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा शुरू हुई है। जिले की हर एक ग्राम पंचायतों में ये वैन खड़ी होगी और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। ये भारत विकास संकल्प यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी और पूरे देश में चलेगी। तो हमारे ज़िले में भी इसको चलाया जा रहा है और जितनी भी गांव पंचायतें हैं हर जगह ये LED वैन जाके खड़ी होंगी, ये प्रचार करेंगे और वहाँ पे विभिन्न योजनाएं जो भी भारत सरकार की योजनाएं उनके कैंप लगेंगे और जो हमारे बेनिफिशियरी कतिपय कारणों से छूट गए हैं उनको कवर किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। 50 दिन का कार्यक्रम है, 50 दिन यात्राएं पूरे भारत के प्रत्येक गाँव में जाएंगी। तो कितनी सारी योजना चलेंगी, अपनी आंखों से स्वयं देखें और धरातल पे भी कितना कार्य हो रहा है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। और आपको बताऊं इतना सारा कार्य आज तक ना तो हमने देखा ना भारत की जनता ने देखा, इतना सारा कार्य, इतनी सारी योजनाएं। वहीं बिजनौर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुए विभिन्न कार्यक्रमों में कुल 4059 जनप्रतिनिधियों एवं जन सामान्य ने हिस्सा लिया। करीब 3425 लोगों ने संकल्प की शपथ ली। इस दौरान 16 लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी, 603 लोगों ने हेल्थ कैंप में लाभान्वित हुए तथा 665 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग हुई और 12 लोगों की स्किल से स्क्रीनिंग की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 256 पंजीकरण हुए और कई लाभार्थियों को पुरस्कृत किया गया। मैं सर्वप्रथम 20 जुलाई सन 2019 को उत्तर प्रदेश ग्राम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कृष्णा समूह स्वयं सहायता समूह में जुड़ी। फिर मुझे एक अलग ही एहसास हुआ। सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में नागरिकों को सूचित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई इस यात्रा का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय पोत परिवहन और जल मार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर झारखंड के साहिबगंज में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को प्रशस्त
पत्र भी प्रदान किए। इस दौरान ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। संथाल के साहिबगंज के तालझरी ब्लॉक के गोदेधाव और भटभंगा पंचायत में इसको लेकर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है और उस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। हर एक साइड से भारत को विकसित होना है और यही संकल्प लेके हम लोगों ने उतरे हैं। आज ये बादभंगा जो हमारा पंचायत है, यहाँ हमने आज हमारे सरकार की तरफ से यहाँ रखा गया है प्रोग्राम। तो मैं मानता हूँ कि जब देखिए अभ्यंतरीण जब विकास होगा तब बाहरी विकास ऑटोमेटिकली निकल आएगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में 9 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार का मकसद है कि एक एक व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। इसलिए सबसे पहले जरूरी है जो लोग गरीब है, बिलो कैटेगरी लेवल के नीचे हैं, उन लोगों को विकसित कराना है। बहुत सारे प्रकल्प जो केंद्र सरकार ने लागू किए हैं और उसके माध्यम से लोग लाभार्थी हो रहे हैं। हम लोग उसी को अच्छी तरह से लोगों के पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसी को देखने के लिए हम लोगों को जिम्मेदारी दिया गया है। इस दौरान ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और सुयोग्य लाभुकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी कराया गया। लाभुकों ने मेरी जुबानी मेरी कहानी के जरिए अपनी सफलता की कहानी भी बताई। मेरा अभी सरकार के माध्यम से मेरा पीएम आवास योजना मेरे नाम से ही स्वीकृति हुआ। उसके बाद अभी उस चीज़ को मैंने उसको पूरा कर लिए और अभी मेरा परिवार में इतने सुखी हम लोग अभी रह रहे हैं, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। नरबंदी हुआ था तो इस बार बहुत अच्छा फसल हुआ है, पूरा हुआ है। तो पहले नहीं होता था, अभी हुआ है। खेत में अच्छा से धान लगाए और अच्छा धान हुआ है। मैं नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मोहम्मद इमामुद्दीन अंसारी, जिला साहेबगंज, पीएम किसान का लाभ ले रहा हूँ। उससे हम जो है अपना खेती करते हैं और खाद उद लगाते हैं, उससे कुछ मेरा फायदा होता है। सभा स्थल पर प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला के नए लाभुकों का निबंधन हुआ और आयुष्मान एवं मनरेगा कार्ड का भी वितरण किया गया। मंत्री ने लाभुकों से संवाद किया, साथ ही कार्यक्रम स्थल पर जागरूकता वाहन के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साहिबगंज से संजय गुप्ता के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री आवास योजना ने फतेहपुर में गरीब परिवारों के लिए वरदान दिया है। कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते वर्षों तक कच्चे और खपरेल की छत वाले मकान में रहने को मजबूर कई परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के छत वाले मकान मिले हैं। उनके जीवन में खुशहाली भर गई है। चखेड़ी ग्राम पंचायत में रहने वाले कई गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साकार हुआ है। अच्छे से रह रहे हैं अपने छत के नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। पानी भी डाल दिया, गुजर बसर अच्छे से चल रहा है, अच्छे से रह रहे हैं अपने छत के नीचे। बहुत चुवत रहा है, सब ये होत रहा कि बच्चन के लेके बाहर पढ़ो, कोई के दुआरे पर रहो जाके, इन्हीं की नहीं तो बच्चे दब जाएंगे। और जब से हमका आवास मिल गया तब से हमको जो है बहुत सुकून से बच्चे रहते हैं, हम रहते हैं। अब इतनी परेशानी नहीं होती है और हमारे आदमी भी ख़त्म हो गए तो उनका बड़ा कष्ट रहा। ने हमको कॉलोनी दे दिया है तो हमको बहुत आराम है। हमारे 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। अब हम खुशी से रह रहे हैं। हमारे पास इतना धन दौलत तो थी नहीं जो हम कमाते या खाते। पानी बरसता था तो भीगते थे, छाता लगाते थे, कहीं बरसाती डालते थे, कहीं ऊपर चढ़ते थे। इस तरह से परेशान रहते थे। रात में दिन में भी परेशान रहते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे। काम करने जाते तो चिंता घर की बनी रहती थी। और जब से आवास मिल गया तब से हमारी ज़िंदगी सुकून से कट रही है। और मजदूरी भी कर लेते हैं, हम पेट पालन भी अपना कर लेते हैं। पहले तो हम परेशान थे बहुत ज़्यादा सर। एठा से उठा सामान धारो चुआ चाहे कोई काम का हुआ न होत रहा। मान लो सब परेशानी रही दूर। अब जब से हम पा गवा तो हम सुकून से हमारा आदमी काम बूत करने लगा है। और का बताई जब है हमको आवास मिल गए
ये मिल गए हमको जो है, और हमारे राशन कार्ड है। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नूह में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान की एक और पहल के तहत मुद्रा के सहयोग से इस व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित किया गया है। रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। आइए देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को कुछ मंडियों में धान के सौदों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। साथ ही कुछ मंडियों में भाव में तेजी रही। एग मार्केट के मुताबिक धान की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की तखतपुर मंडी में 21 नवंबर को धान का भाव था 2183 रुपए। 22 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2183 रुपए पर बना रहा। राज्य की लखनपुर मंडी में भी धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 21 और 22 नवंबर को धान का भाव 1800 रुपए पर टिका रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में 21 नवंबर को धान का भाव रहा 1710 रुपए, जो कि 22 नवंबर को 40 रुपए चढ़कर 1750 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 21 नवंबर को धान का भाव रहा 2840 रुपए, जो कि 22 नवंबर को 10 रुपए बढ़कर 2850 रुपए पर पहुंच गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 21 और 22 नवंबर को धान 2183 रुपए पर बिका। राजस्थान की कोटा मंडी में बुधवार को धान का कारोबार 3450 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो बुधवार को धोराजी मंडी में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं दाहोद और जलगांव मंडी में इसके भाव नरम रहे, जबकि खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 21 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 5250 रुपए। 22 नवंबर को इसके भाव 50 रुपए लुढ़क कर 5200 रुपए पर आ गए। राज्य की धोराजी मंडी में 21 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4830 रुपए। 22 नवंबर को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4905 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 21 और 22 नवंबर को सोयाबीन का भाव 4800 रुपए पर टिका रहा। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में सोयाबीन के भाव की बात करें तो यहां 21 नवंबर को सोयाबीन का भाव था 5120 रुपए। 22 नवंबर को इसके सौदों में 120 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5000 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में 22 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 5050 रुपए प्रति क्विंटल। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर देश में खरीफ सोयाबीन की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 115.28 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। उत्तराखंड में लहसुन के खेत में सिंचाई करें। किसान प्याज के खेत से खरपतवार निकालें। यहीं गेहूं की बुआई करें। गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ के किसान तिल की बुआई कर सकते हैं।
अभी गन्ने के खेत में हल्की सिंचाई करें, साथ ही काबुली चने की बुआई कर लें। इसके अलावा बीन की तुड़ाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में बैंगन में निराई और गुड़ाई करते रहें। इसके साथ ही मूली की रोपाई कर लें। वहीं गाजर की भी रोपाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के किसान मटर और सरसों बोएं। वहाँ फूल गोभी के खेत से घास फूस निकालें। फूल गोभी के खेत में सिंचाई भी करें। किसान धान की कटाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चने की बुआई करें, साथ ही सरसों भी बोएं। किसान तिल और जौ की बुआई कर सकते हैं। यहाँ मटर और लहसुन की बुआई कर लें। इस समय आलू की रोपाई करते रहें। यहाँ के किसान पालक की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही धनिये की भी बुआई कर लें। अभी मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। उत्तर प्रदेश के किसान प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहीं गेहूं की बुआई करें। इसके साथ ही मूंग की बुआई करते रहें। इसके अलावा फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। उत्तर प्रदेश में टमाटर की रोपाई करें। किसान धान की कटाई कर सकते हैं। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें। इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार में पूरा दम लगा दिया है। भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस समेत तमाम दलों के बड़े नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को कराया जाएगा। भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है। नई दिल्ली ने कनाडा के साथ राजनयिक विवाद के बीच सितंबर में वीज़ा सेवाओं को निलंबित कर दिया था। भारत ने पिछले महीने कुछ श्रेणियों में वीज़ा सेवाएं बहाल की थीं। पंजाब के ऐतिहासिक गुरुद्वारा सुल्तानपुर लोधी में निहंगों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। डीएसपी समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने 2 दिन पहले गुरुद्वारे की जमीन पर कब्जा के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI देश भर में सभी 29 निर्माणाधीन सुरंगों में सुरक्षा की लेखा परीक्षा करेगा। निर्माण के दौरान गुणवत्ता के श्रेष्ठ मानकों के पालन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये पहल की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय 24 नवंबर को नई दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्य में भूमि प्रशासन की प्रगति की समीक्षा के लिए एक सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन की अध्यक्षता भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तिर्की करेंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा में सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण की जांच जारी है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।